हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जी हाँ, मैं दोस्त आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसका यानी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर एक तरह से, ठीक है? सामाजिक विज्ञान का पेपर ही है एक तरह से समझ जाओ। ये पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है। तो यह जो पूरा का पूरा इसमें जो भी क्वेश्चन है, ये आप लोग के हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक में तो काम आएँगे ही आएँगे, साथ में जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा आपका जो फरवरी में होने वाला है, उसमें भी इससे क्वेश्चन फँसेंगे, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे देखो सबसे पहले खंड अ में आप लोग का आप जानते हो कि 20 मार्क का एमसीक्यू होगा, तो चलो ये 20 मार्क का जो एमसीक्यू है इनको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आप देख सकते हो स्क्रीन पे और बाकी कहूँगा भाई जो हमारा हमारा एप्लीकेशन है यूपी एमएसपी स्टडी, ठीक है? अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हो तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे मैंने टेस्ट ऐड कर दिया है सोशल साइंस का, तो आप जाकर टेस्ट भी जरूर देना, फ्री में एकदम है। और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, या व्हाट्सअप चैनल उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलो ये फर्स्ट प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो देखो यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों संस्थाएं बनाया, किसने बनाया? तो जियुसेप्पे मैत्सिनी। ये आपका गलत हो जाएगा सारा, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, आप देख सकते हो यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, या फ्रेडरिक विलियम प्रथम, या ऑटोवन बिस्मार्क? सही ऑप्शन ये इसमें का ए वाला है, कैसर विलियम प्रथम। सामान्यतः इसको विलियम प्रथम भी हर जगह आप लोग पढ़ोगे, लेकिन पूरा नाम कैसर विलियम प्रथम है, ठीक। चलो अगला प्रश्न यहाँ नीचे आ जाते हैं, इसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो भाई साहब, यह प्रश्न है, ये कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यह प्रश्न है थर्ड वाला कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ठीक है, सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, या कुलीन तंत्र, या लोकतंत्र? तो सीमित राजतंत्र, ठीक है, ये थर्ड का भी आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, या कार्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध? तो सही ऑप्शन ये डी वाला आपका हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ब्रिटेन में, अमेरिका? हाँ, सही ऑप्शन आपका अमेरिका हो जाएगा, बी वाला। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? ओके, संघ सूची यानी जिसपे केवल संघ मीन्स एक तरह से केंद्र सरकार, ठीक है, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक। तो प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो देखो कृषि, व्यापार, शिक्षा, इन पे सब पे मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन जो प्रतिरक्षा होता है इससे संबंधित केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक। चलो अगला है 7वां प्रश्न, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ओके, हमें बताना है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, मतलब किन की संख्या ज्यादा है। जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो उसी प्रकार श्रीलंका में हमें यहाँ पे बताना है। तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम? तो सही ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा, मुस्लिम। लगभग इनकी आबादी 74% श्रीलंका में, तो बहुसंख्यक वर्ग में सिंहली है श्रीलंका में, ठीक है। चलो भाई साहब, ये हम लोग का 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है कि निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या श्रीलंका? तो भाई श्रीलंका में लगभग आपकी एकात्मक सरकार है, ठीक। चलो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 8वें के बाद 9वें प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था भाई? कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग है, धर्म और राजनीति तो अलग अलग है, इनमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन मतलब महात्मा गांधी ने मतलब उनकी एक पुस्तक है उसमें उन्होंने ये विचार दिया था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मतलब जैसे धर्म के आधार पे मतलब केवल एक धर्म ही राजनीति में शामिल नहीं हो सकता, सारे धर्मों को हम लोग राजनीति में लेकर चलेंगे। तो यही यहाँ के कहने का मतलब है, सिंपल है। चलो अगला प्रश्न 9 के बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 10 देख लेते हैं। यह क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ओके, लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। पारदर्शी शासन, सॉरी नहीं है, नहीं है, माफ करना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो भाई पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन सभी, तो इनमें से सब ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 का जो आपका डी वाला गोला है उसको ओएमआर शीट में आप लोग रंगोगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 10 के बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है आप देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी वही सोपानी खेती की जाती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदानों में? तो सही ऑप्शन उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है, मतलब काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ीदार यानी सोपानी टाइप की खेती की जाती है। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो 12 नंबर स्क्रीन पे। ठीक है, यह क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ओके, हमें रबी फसल बताना है। तो ये सीधे सीधे आप चना मार दोगे, जो अभी इस समय बोई जाएंगी, ये जाड़े के समय में। ठीक है, गेहूं भी आपका रबी के फसल के अंतर्गत ही आता है। अगला मोनोजाइट रेत, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यह क्या है कि मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ओके, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज? सीधे आप लोग याद रखना थोरियम। सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ओके, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या एल्युमिनियम? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? भाई सीमेंट वो तो हो जाएगा ना। चलो, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। भाई 15 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल? सही ऑप्शन आपका श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप 16 नंबर देख सकते हो। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ओके, धात्विक खनिज के बारे में हमें बताना है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर? ठीक है, तो हमें इसमें धात्विक बताना है कि कौन सा खनिज धात्विक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में। तो प्रश्न संख्या 16 के लिए हम लोग का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह अयस्क जो है वो धात्विक खनिज है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर की एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ओके, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट में सम्मिलित है। ओके, किसके अंतर्गत ये आता है? प्रारंभिक और प्राथमिक क्षेत्रक भी बोला जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक? तो देखो, जो वस्तुओं का अधिकांशतः जब प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन होता है तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न 18 नंबर है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से? ओके, एंथ्रासाइट का हमें संबंध बताना है किस खनिज से? लौह अयस्क से, बक्साइट से, कोयला से या सोना से? ठीक है, तो देखो जो एंथ्रासाइट है, ये हम लोग की जो प्रश्न संख्या 18 है, इसका बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंथ्रासाइट का संबंध कोयला से है। वो अगला 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यह क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? देखो, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत या एक तरह से स्थापना 1970 में हुई, लेकिन पूर्ण रूप से इसका राष्ट्रीयकरण मतलब पूरे मतलब एक तरह से बांग्लादेश में 18 आई थिंक 83 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन इसकी स्थापना आपकी यानी एक तरह से शुरुआत 1970 में ही हो गई थी। अगला प्रश्न 20 नंबर आप लोग देख सकते हो। ये 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ओके, ये उद्यमों के स्वामित्व पर निर्धारित किया जाता है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 20 का। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 20 MCQ को सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपके, उसके बाद यहाँ खंड ब के अंतर्गत यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका खंड ब के अंतर्गत यहाँ पे आपका वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णात्मक प्रश्न सेकेंड होगा। वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट में आपके कुल 8 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मतलब कुल 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में और का ऑप्शन रहेगा। जैसे ये एक प्रश्न है और यानी वही अथवा कर एक प्रश्न है, तो इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। उसी प्रकार देखो यहाँ भी एक प्रश्न है और यहाँ अथवा कर एक प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ एक प्रश्न है, अथवा कर एक प्रश्न है, और यहाँ एक प्रश्न है, अथवा कर प्रश्न है। यानी यहाँ पे कुल 8 प्रश्न रहेंगे और 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 मार्क का यानी 16 मार्क का आपका ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न रहेंगे। इनका आपको 80 शब्दों में इनका आंसर देना होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक एक लेकर आपको सॉल्व करा दूंगा।
चलो इसको मैं छोड़ता हूं। और उसके बाद यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न जो सेकंड होगा सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन ये 6 मार्क वाले प्रश्न रहेंगे। इसमें भी मतलब 8 प्रश्न रहेंगे कुल, लेकिन उनमें से केवल 4 को करना होगा, ठीक है। और ये 6 मार्क के रहेंगे, यानी 4 छके 24 नंबर यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मिलेगा। इनका आंसर आपको 150 शब्द में लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका देखो यहाँ मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। तो चलो मानचित्र वाला हम प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग देख सकते हो 9 का ए और 9 का बी, 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 मार्क के। या 9 का ए में आप लोगों का देखो ये हिस्ट्री वाले पार्ट से आपके रहेंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट से संबंधित मानचित्र के प्रश्न। और अभी नीचे आप लोग देख सकते हो इसमें 9 का बी वाले में ये भूगोल से संबंधित, यानी भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं उनसे आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से मतलब यहाँ मानचित्र संबंधित प्रश्न नहीं आता है। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो इसको मानचित्र में आपको दर्शाना होता है, मानचित्र में हम लोग दर्शाना बाद में सीखेंगे। यहाँ केवल इनका आंसर जान लेते हैं हम लोग। आंसर जाने रहेंगे तो भाई मानचित्र में दर्शाना आसानी से मतलब सीख लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। यहाँ पे देखो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है कि एक मतलब उसका अधिवेशन मतलब कहाँ हुआ था। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। यह एक विशेष अधिवेशन था और एक दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1920 में हुआ था, वह नागपुर में हुआ था। ये दोनों याद रखना, काफी लड़के यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक। चलो दोनों याद रखना, एक सितंबर में हुआ था, एक दिसंबर में। सितंबर वाला हुआ था कलकत्ता में, यह एक विशेष अधिवेशन था, और एक दिसंबर में हुआ था 1920 में, ठीक। चलो एक एक महीने के मतलब अंतराल पे, एक एक नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने के अंतराल पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, भाई दांडी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डांडी, ठीक। चलो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो भाई पंजाब का अमृतसर, सबको याद होगा। उसके बाद यहाँ पे वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, भाई मतलब बिहार के चंपारण जिले में इनका ये फर्स्ट आंदोलन माना जाता है। उसके बाद नील की खेती है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। उसके बाद यह प्रश्न है कि वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी, ओके, वह जिला हमें बताना है जहां चौरी चौरा घटना घटी। तो भाई ये मतलब गोरखपुर, आपका गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे। अभी तो वास्तव में यह चौरी चौरा जो नामक जगह है मतलब अभी तहसील है, मतलब यहाँ पे ये तहसील है गोरखपुर में स्थित। तो किस जिले में ये घटना घटी, तो गोरखपुर नामक जिले में यह घटना घटी, चौरी चौरा घटना, ठीक। चलो तो ये हम लोग के 5 प्रश्नों का इनका आंसर जान लिया, और इसको हम लोग दर्शाना बाद में सीख लेंगे कि कैसे दर्शाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब भूगोल वाले प्रश्न पे, जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, पहले तो नाम जान लेते हैं, वो आपका लखनऊ है। अब लखनऊ को आपको मैप में दर्शाना होगा। तो भाई यूपी के मैप में देख लो कोई लखनऊ किधर पड़ता है, वहां पे आप दर्शा दो इस चिन्ह सहित, ठीक है। तो इसको हम लोग दर्शाना भी सीखेंगे, अभी केवल आंसर जान लेते हैं। नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखो नर्मदा नदी पे तो ऐसे बहुत सारे बांध बने हैं, लेकिन उस मतलब इस पे काफी फेमस बांध है सरदार सरोवर बांध। आपने नाम सुना होगा, सरदार सरोवर बांध काफी फेमस है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, ओके, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो आप वो याद रखना गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की इसे गंगा भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न जो है वो क्या है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो भारत का कोई भी एक जूट उत्पादक राज्य, आप मतलब कोई भी बता दो भाई। जूट उत्पादक में आपके बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें से सबसे आप याद रखना अधिक मतलब इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जूट उत्पादन में इसका फर्स्ट स्थान है। तो कि भारत के किसी भी जूट उत्पादक राज्य का नाम, तो मान लो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप उड़ीसा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई भी राज्य दे सकते हो, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल आप याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में पहला स्थान है इसका। उसके बाद यहाँ भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र तो यूपी में ही स्थित है भाई, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। या फिर एक काफी और फेमस है कलपक्कम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कलपक्कम, ठीक है। क्या कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का। ये नीचे जो प्रश्न होता है यही प्रश्न होता है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया 20 MCQ, और उसके साथ साथ ये 5-5 10 मार्क के आप लोग के मानचित्र संबंधित प्रश्न देखना। इसमें से आप लोग एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।